कभी भागीरथी का जल नहीं जिनको लगे प्यारा, कभी भागीरथी का जल नहीं जिनको लगे प्यारा, कि जिनकी ख्वाहिशों में हो अभी एक और बंटवारा। कहो कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रघाती चाल चल जाएं, कहीं फिर देशद्रोही देश से अपने निकल जाएं। जिन्हें इस राष्ट्र का झंडा नहीं भाए कहो उनसे, जिन्हें मातृभू डायन नजर आए कहो उनसे, कहो उनसे कुचक्रों का शिविर इस देश में चलने नहीं देंगे, सांपों को आस्तीनों में पलने नहीं देंगे, जुबों पर जिसके वंदे मातरम का स्वर नहीं होगा कि वो शीश कल धड़ पर नहीं होगा। एक बार जोरदार तालियां भाई लवलेश यदुवंशी के लिए। मुझे रायबरेली और रायबरेली के आसपास के जनपदों में आदरणीय नीरज भैया, अनुज भैया, तमाम ऐसे बड़े लोगों से मिलने का सौभाग्य अगर किसी ने दिलाया, या अगर मैं अभी अनुज भैया ने बताया कि अगर मुंबई तक के टीवी चैनलों तक अगर जा सका हूं, यकीन मानिए कहने की बात नहीं, ये पुण्य ऐसे स्मृति, ऐसे दादा की स्मृतियों का आशीर्वाद रहा कि मैं वहां तक पहुंच पाया। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। वाकई हम जैसी नन्ही कलम को अगर किसी ने कलम पकड़ना सिखाया तो आदरणीय दादा ने सिखाया। आइए, बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, बहुत समृद्ध मंच है, सारे कवि बड़े कवि हैं, मैं बहुत छोटा सा कवि हूं। सारे लोग आपको कविता साहित्य सुनाएंगे, मैं बहुत टूटा फूटा सा लिखता हूं, कुछ चीजें आपके बीच में लेकर के रखता हूं। बात यहां से शुरू करना चाहता हूं, जितने लोग हैं बस एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, बीच में उठिएगा मत, 5 से 10 मिनट आपके बीच में रहूंगा। अगर किसी राजनीतिक पार्टी से भी हो तो वो लिबास उतार दीजिएगा, थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। सच की अगवानी करते हुए आपके बीच में, पिछले दिनों अनुज भैया जब मैं मुंबई गया तो मुझसे वहां चैनल के बाद पत्रकारों ने पूछा कि कविता क्यों लिखते हैं आप लोग, कविता क्यों लिखनी पड़ती है। मैंने कहा कि जब किसी नन्ही बच्ची को भ्रूण हत्या के नाम पे किसी नाली में छोटी सी बिलखती बच्ची को, तड़पती बच्ची को फेंक दिया जाता है तब कविता लिखनी पड़ती है। मैंने कहा कि जब सरहद पे खड़े फौजियों पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं तब कविता लिखनी पड़ती है। मैंने कहा कि जब किसी मासूम बच्ची को किसी मासूम श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख करके मार दिया जाता है तब कविता लिखनी पड़ती है। मैंने कहा कि जब दिल्ली में किसी गाड़ी से 13 किलोमीटर खिसकती हुई गाड़ी के नीचे किसी अंजलि जैसी बहन को घसीट कर मार दिया जाता है तब कविता लिखनी पड़ती है। मैंने कहा अगली टिप्पणी पे हाथ, दोनों हाथ ऊपर करके खोलिएगा कि मैंने कहा कि जब कोई बदतमीज नेता हमारे रामचरितमानस पर उंगली उठाता है तब हमें कविता लिखनी पड़ती है, तब हमें कविता लिखनी पड़ती है। चार पंक्तियां प्रारंभ करना चाहता हूं, दादा के चरणों में रखना चाहता हूं, उसके बाद काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। न मेरे लिए न पंक्तियों के लिए, मंच को शिवम हदगावी ने, मेरे छोटे भाई अभिमन्यु तरंग ने, आदरणीय दादा ने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि आइए मिल करके और ऊंचाइयों तक ले जाए। 4 पंक्तियां दादा के चरणों में, आदरणीय नीरज भैया बैठे हैं। चौथी पंक्ति में दादा के लिए दोनों हाथ ऊपर करके तालियां दीजिएगा कि इनका आशीर्वाद हम सबको मिले कि मोहब्बत में मोहब्बत इनके जैसी बो नहीं सकता, मोहब्बत में मोहब्बत इनके जैसी बो नहीं सकता। ये धरती पुत्र थे, धरती का कुछ भी खो नहीं सकता। यहाँ कवि तो जमाने में बहुत देखे हैं हम सब ने, मगर तन्हा के जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मगर तन्हा के जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। आइए, 4 पंक्तियां, बड़े लोग बैठे हैं, ओज का बड़ा नाम आदरणीय नीरज पांडे जी बैठे हैं, जिनसे हम सीखते हैं, जिन्हें सुनते हैं, लेकिन कोशिश करता हूं 4 पंक्तियों से जिस माटी पर आप बैठे हैं, मेरा मानना है कि इस माटी का कर्ज ना आप उतार सकते हैं ना मैं उतार सकता हूं, लेकिन मोहब्बत में कहा जा सकता है। एक टिप्पणी से बात शुरू करता हूं, यहीं से समर्थन कीजिएगा। पिछले दिनों 1 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ है। लोग कहते हैं कि भारत में क्या है, मैं बताता हूं। रूस और यूक्रेन का, ये टिप्पणी में हाथ खोलिएगा, रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान यूक्रेन से केवल उस गाड़ी को बाहर जाने की अनुमति मिली, गर्व कीजिए, जिस गाड़ी पर भारत का तिरंगा लगा हुआ था, केवल उस गाड़ी को जाने की अनुमति मिली थी। आप कहते हो भारत में क्या है, भारत में बहुत कुछ है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है। आप कहते हो भारत में क्या है। एक टिप्पणी और बताता हूं, पिछले 70 सालों के इतिहास में जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो बड़ी बदकिस्मती होती थी, भारत का प्रधानमंत्री पीछे चलता था, अमेरिका का राष्ट्रपति आगे चलता था। लेकिन 5 से
10 साल के इतिहास में एक बदलाव आया। अब जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे चलता है, भारत का प्रधानमंत्री आगे चलता है। ये है मेरे भारत में, ये है मेरे भारत में। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें तालिबान अच्छा लगता है। एक पंजाब का सिर्फ पगड़ी वाला नेता कहता है कि उसे पाकिस्तान अच्छा लगता है, किसी को तालिबान। मैं बताता हूं कि आप धरई छतों की इस प्रांगण में आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है। सही हो तो चौथी पंक्ति में दोनों हाथ खड़े करके समर्थन करिएगा कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। लोग फौजियों पर उंगली उठाते हैं। मेरी युवा पीढ़ी, मेरे दोस्त बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं। आप जानते हैं कि अगर मैं खड़े होकर के कविता पढ़ता हूं, आज इस शहर तो कल उस शहर, क्योंकि सरहद पर फौजी खड़े होते हैं। अगर आप यहाँ बैठ पाए हैं सुकून से, क्योंकि सरहदों पर माइनस तापमान में हमारे फौजी खड़े होते हैं। अगर मेरी माओ के हाथों में चूल्हों में बनती हुई रोटियां हैं, क्योंकि सरहदों पर फौजी खड़े होते हैं। अगर मेरी मेरी दीदी के हाथ में हमारे लिए राखियां होती हैं, क्योंकि सरहद पे फौजी खड़े होते हैं। अगर मेरी भाभियों की मांग में सिंदूर जिंदा रहता है, क्योंकि सरहदों पर फौजी खड़े होते हैं। तब आप कहते हो फौजी क्या होते हैं। दक्षिण भारत के गद्दार नेता ने कहा कि जब फौजी सरहदों पर ड्यूटी करते हैं तो रात में उनके घरों में उनकी बीवियां ऐश करती हैं। मैं उस गद्दार ऐसे नेताओं को जवाब देता हूं, और अगर सही हो तो ना मेरे लिए ना पंक्तियों के लिए सरहद पे खड़े एक एक फौजी के लिए अपना हाथ खोलिएगा और उन गद्दारों को अपना तमाचा मारिएगा कि ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। अगर आपको लगता हो कि माइनस तापमान में वो खड़ा होकर के फौजी हमारी हिफाजत करता है, तो चौथी पंक्ति में हाथ खोलिएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा ना जाएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा ना जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जय श्री राम, जय श्री राम, वाह वाह। ये नेता अपने बेटों को जो फौजी, ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। बहुत शुक्रिया भैया। मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। याद कीजिए वो 14 फरवरी का दिवस, जब किसी पार्क में किसी माशूक के हाथ में डाल करके आजकल के लड़के प्रेमी प्रेमिका बन करके घूम रहे थे। ये 14 तारीख वही तारीख थी जब पुलवामा का हमला हुआ और तिरंगे में लिपट करके लाशें आई। पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन सा चीथड़ा किस भाई का रहा होगा, कौन सा चीथड़ा किस माँ की सूनी आंचल का रहा होगा। पहचान नहीं पाए, फिर भी लोगों ने कहा। मैंने 4 पंक्तियों में भैया एक जवाब दिया और आपका समर्थन मांगता हूं। सही हो तो चौथी पंक्ति में हर एक शहीद की, हर एक माँ की आंसुओं तक अपना प्यार दीजिएगा कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। मंच का ध्यान चाहता हूं। मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। अगर कोई विभीषण सा यहाँ मक्कार ना होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। अगर कोई विभीषण सा यहाँ मक्कार ना होता, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान ना जाती। अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार ना होता। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान ना जाती अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार ना होता। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। एक चीज हमारे देश में हुई चाचा, एक चीज हमारे देश में हुई जिसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द उजागर था, उनका दर्द दूर करने की कोशिश की गई। हम सब खुश हुए, आप भी खुश हुए, लेकिन कुछ लोगों को उल्टी होने लगी जब अनुच्छेद 370 हटा। अगर जितने लोग एक बार मुझे बता दें, अगर आप समझते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने से अच्छा हुआ तो तालियां बजाकर आशीर्वाद देकर बताएं कि आप सब समझते हैं। एक बार तालियां बजाकर बताएं कि अनुच्छेद 370 हटा तो आपको अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया।
एक चीज और होने वाली है, युवा पीढ़ी बैठी है, हमारा और आपका दायित्व है कि इस बात को लेकर के चले। एक चीज और होगी जो सदियों का दर्द था, 4 पंक्तियों में बताता हूं। अगर लगे कि आपका वो लहराता हुआ ध्वज, अगर आपको लगे कि सही दिशा में जाना चाहिए, तो ना मेरे लिए ना पंक्तियों के लिए उस राष्ट्र ध्वज के 3:2 से बने झंडे के लिए अपना हाथ खोलिएगा। मैं पढ़ता हूं पंक्तियां कि जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है, जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है, हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है, जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है, हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी भैया थोड़ी देर रहने दीजिए भैया निवेदन करता हूँ, बस 2 मिनट रहने दीजिए, 2 मिनट निवेदन करता हूँ। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपने इतिहास पढ़ा है, सबने पढ़ा है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। लेकिन क्षमा कीजिएगा, लेकिन 2 टके के गद्दार जब दिल्ली के जेएनयू से खड़े होकर के आजादी के नारे लगाते हैं, तो मैं इतिहास खोल के देखता हूं कि जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो क्या झूठा था? क्या मंगल पांडे को जो फांसी दी गई, उन्होंने आजादी के लिए फांसी नहीं ली? क्या रानी लक्ष्मीबाई ने जो कुर्बानी दी वो आजादी के लिए नहीं ली? इतने लोगों ने कुर्बानियां दे दी, चाहे वो बिपिन चंद्र पाल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, मंगल पांडे हो, राज बिहारी बोस हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो, न जाने कितने अनगिनत शहीदों ने देश के लिए, आजादी के लिए कुर्बान दिया। फिर भी 2 टके के लोग आजादी का नारा लगाते हैं। ऐसे लोगों का स्थान कहां होना चाहिए? 4 पंक्तियों में बताता हूं, उन गद्दारों को जवाब देता और समर्थन कीजिएगा कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब, वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब, पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब, जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब, उन्हें जिन्ना की गोदी में, जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। अभी मेरे भाई अभिमन्यु ने, शिवम ने, अबोध दादा ने राम की बात की थी। एक वो 2 टके का गद्दार, मैं क्षमा चाहता हूं, राजनीति से हट के बात को सात्विक बात में लीजिएगा, नाम नहीं लूंगा। अनुज भैया ने कहा कि बिना नाम के बात हो सकती है, मैं सहमत हूं आपकी बात से। 4 पंक्तियां बताता हूं। जब बिहार का शिक्षा मंत्री कहता है कि रामचरितमानस में वो लिखी हुई चौपाई को हटा दिया जाए, कि और क्या आपके उत्तर प्रदेश का एक मंत्री कहता है, एक नेता कहता है कि रामचरितमानस बकवास है, क्या आप सहमत हैं? मुझे लगता है आप सहमत नहीं होंगे। लोग मुझ पर प्रश्न उठाते हैं कि तुम कैसा प्रचार करते हो। माफ कीजिएगा साहब, कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, इस देश का खाया है, इस देश के लिए कहूंगा। जो ग्रंथ बचपन से पढ़े हैं, ना भी पढ़े हो, लेकिन उनकी पूजा हम सब ने की है। ये जो तिलक आपने लगाया है, उन्हीं की बदौलत लगाया है। 4 पंक्तियों में बताता हूं कि ये जो रामचरितमानस पे प्रश्न उठाते, ये कौन है? ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? शायद मेरा आप समर्थन करेंगे, मुझे दावा करता हूं, मुझे विश्वास पूरा है, सही हो तो समर्थन कीजिएगा। ये कौन है? वो गद्दारी से लिपटी सांस में दुर्गंध रखते हैं। मंच का ध्यान चाहता हूं, ये कौन है जो रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं? वो गद्दारी से लिपटी सांस में दुर्गंध रखते हैं, वो गद्दारी से लिपटी सांस में दुर्गंध रखते हैं, वो अपने स्वार्थ की खातिर गलत अनुबंध रखते हैं, जो अपने रामचरितमानस पे ही उंगली उठाते हैं, वो रावण की औलादों से सगा संबंध रखते हैं। वाह 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 वाह। जो अपने रामचरितमानस पे ही उंगली उठाते हैं, वो रावण की औलादों से सगा संबंध रखते हैं। एक बार प्रभु श्री राम के लिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके तालियां बजाकर बोल दीजिए, जय जय सिया राम। बहुत शुक्रिया। लोग कहते हैं, बस मेरे हिस्से का 1-2 मिनट और बचा है, अपनी बात समाप्त करने की ओर हूं।
बड़े कवियों को और सबको सुनना है। मैं जानता हूं काफी रात तक आप बैठ चुके हैं, दिन भर आपने कार्यक्रम सुना है। लोग कहते हैं अंबर भैया कि ये देश नेताओं से है, अभिनेताओं से है, लेकिन आप बताइए कि जो नेता कमला पसंद का प्रचार करे, जिसे हम बिग बी भी कहते हैं, वो हमारा हीरो कैसे हो गया? लोग कहते हैं अभिनेताओं से, नेताओं से कैसे आप मान सकते हैं? मैं बताता हूं कि देश किससे है। अगर सही हो तो समर्थन कीजिएगा। ना नेता से है ना अभिनेता से, देश तो किसी और से है। कि किसी नेता अभिनेता का सारा भेष जिंदा है, किसी नेता अभिनेता का सारा भेष जिंदा है, किसी नेता अभिनेता का सारा भेष जिंदा है, किसी नेता अभिनेता का सारा भेष जिंदा है। वहां पर आप जिंदा हैं, यहाँ लवलेश जिंदा है। वहां पर आप जिंदा हैं, यहाँ लवलेश जिंदा है। मेरे टुकड़े भले कर दो, मगर यही कहूंगा मैं, वो सरहद पे खड़े फौजी के कारण देश। वाह 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 वाह, वो सरहद पर खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है। बहुत शुक्रिया। वो सरहद पे खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है। वो सरहद के खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है। अंबर भैया ने 4 पंक्तियों फरमाइश की है, मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं। मैं वही सीधे सीधे पढ़ना चाहता हूं। भूमिका इतनी सी है दादा कि एक रिपोर्ट है, कल आंकड़ा मैंने फिर देखा दोबारा, कि हमारे देश में 19 करोड़ लोग रोज भूख के कारण सो जाते हैं, खाली पेट सो जाते हैं। रोज 20% अनुज भैया लोग भूख के कारण मर जाते हैं, उन्हें रोटी नहीं मिल पाती। हम आप क्या करते हैं, चाहे वो बफर सिस्टम हो या घर पे हो, खाना लिया, खाया, इतना बचा, हमने फेंक दिया। लेकिन जरा सोचिए कि वो लोग जो भूख से मर गए, भूख से सो गए, कुछ हम आप कर सकते हैं उनके लिए। क्या कर सकते हैं? 4 पंक्तियों में निवेदन के साथ बताता हूं। अंबर भैया का आदेश, उनका आशीर्वाद और आपकी तालियों का प्यार मिलेगा तो और बड़ी। अभी पिछले दिनों मुंबई में जब मैं गया तो इन्हीं पंक्तियों के लिए तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा जी ने मुझे वहां आमंत्रित किया, केवल इन्हीं 4 पंक्तियों की वजह से। पंक्तियों में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ा रहस्य, बड़ी एक निवेदन है। निवेदन करता